हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। तो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि आपके सामने एक टॉपिक है पास्कल का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि कोई अगर परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाए, किसी मतलब कोई एक बंद द्रव किसी बर्तन के अंदर है और उसमें कोई दाब लगाया जाए, और उसमें देखो जैसा कि हमने आपके सामने एक सिस्टम बना रखा है क्या, कि एक परिबद्ध द्रव लिया यहाँ पे हमने और 4 पिस्टन लगा रखे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो इस पर जितना हम दाब लगाएंगे वो दाब इन तीनों पर समान रूप से संचरित होता है। यही इस नियम में बताया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। ओके, तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक यही है कि पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। ओके, और ये पास्कल के नियम के अनुप्रयोग में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये द्रव चालित लिफ्ट। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। इसका आप लोग क्या करेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लिया। अब आगे चलते हैं, ये फिगर बना लेना आप लोग, ठीक। तो फिगर में हुआ क्या? फिगर में ये हुआ है बेटा कि ये यहाँ पर एक एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया क्या है 2 है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर प्रेशर क्या है P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है और एरिया A2 है, और फोर्स कितना अप्लाई मिल रहा है F2 लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अब एक हेडलाइन पड़ेगी बेटा रचना। तो रचना आप लोग क्या करना, अपनी बुक से इसकी लाइनें पिक कर लेना, ठीक। आगे हम लोग सिद्धांत की ओर चलते हैं, ठीक। सिद्धांत में क्या होगा? सिद्धांत में ये क्या कहा गया है क्या बेटा, देखो जैसे कि ये एरिया A1 है तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे F1, तो यहाँ पर प्रेशर क्या जनरेट होगा P1। तो ये P1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 बराबर हो जाएगा F1/A1। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, यही जो प्रेशर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे यही प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, मतलब जितना प्रेशर P1 होगा वही प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, P2 भी उतना ही होगा। तो क्या करेंगे, बाकी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एरिया। अब जैसे एरिया यहाँ पे बढ़ा दिया तो वही फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये फोर्स मान लिया F2 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये P2 निकालें अगर हम, P2 बराबर, तो P2 कैसे निकालेंगे ये देखिए, P2 बराबर जैसे निकालेंगे तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, F2/A2, इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि क्या है कि ये P1 हमने पहले ही बता रखा है, ये प्रेशर P1 और प्रेशर P2 दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि P1 बराबर P2, अब P1 की वैल्यू क्या है हमारी, F1/A1, तो रख दिया F1/A1। उसके बाद P2 की वैल्यू क्या है, F2/A2, तो क्या रख दिया, F2/A2। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम क्या होगा, ये देखिए, ये जैसे कि ये F2 यहाँ पर अगर हम रोके, F2 क्या करें, रोके तो A2 अपॉन में है तो कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। कहाँ आएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F2 बराबर हो जाएगा A2/A1 इंटू F1। ओके, तो यही फार्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक ये हमें करना है। लिखेंगे क्या, हाँ एक चीज़ और, अगर यदि A2 जो होगा A1 से बहुत बड़ा है तो F2 जो होगा वो F1 से बहुत बड़ा होता है। बस यहीं तक करना है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका लीजिए, इतने का ले लिया। अब आगे चलते हैं, इतना आप ले लीजिए इसको, और ये रचना आपको खुद करना है, ठीक, बुक से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे जस्ट पेज ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इतना आप लोग ये कर लीजिए। ओके, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बेटा हम लोग अपने अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है द्रवों का प्रवाह। चैप्टर का नाम क्या है, द्रवों का प्रवाह। ओके, तो द्रवों के प्रवाह में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है हमें वो है ये, क्या, द्रवों के प्रवाह में एक ये धारा रेखीय प्रवाह, ठीक। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है ये बाद में कभी चर्चा करेंगे। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए क्योंकि आपको ये याद करना है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ठीक, ये ले लीजिए, ठीक, ले लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। ओके, उसके बाद बेटा एक ये टॉपिक है अपना प्रक्षुब्ध प्रवाह, ठीक। ओके, इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, क्रांतिक वेग। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे VC से डिनोट करते हैं। ओके, VC से इसको डिनोट करते हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है रेनॉल्ड्स संख्या। ओके, रेनॉल्ड्स संख्या क्या होता क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या तो हाँ तो रेनॉल्ड्स संख्या में बेटा क्या करते हैं,
हाँ तो बेटा रेनॉल्ड्स संख्या में क्या होता है कि ये देखिए क्वेश्चन क्या है टॉपिक की, रेनॉल्ड के अनुसार द्रवों के प्रवाह का क्रांतिक वेग निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहले तो आप लोग हेडलाइन लगाएंगे क्या, रेनॉल्ड संख्या। ठीक, अब उसके आगे लिखेंगे रेनॉल्ड के अनुसार द्रवों के प्रवाह का क्रांतिक वेग निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या करता है, देखिए रेनॉल्ड में क्या होता है, द्रव के घनत्व के, पहली बात तो ये कि जो क्रांतिक वेग होगा वो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि वी सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो अगली कौन सी बात पर डिपेंड करता है, दूसरा यही जो होता है रेनॉल्ड्स संख्या वो क्रांतिक वेग वो केस नली के व्यास के, किसके, जो क्रांतिक वेग होता है वो केस नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, वी सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ओके, इक्वेशन नंबर 2। आगे आ जाते हैं, फिर क्या होता है, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा। हाँ बेटा, ये द्रव का जो श्यानता गुणांक होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ईटा से। ठीक, तो द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अनुक्रमानुपाती मतलब वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ऊपर ऊपर क्या है, केवल ईटा है तो ऊपर क्या आएगा, ईटा आएगा, बाकी अपाउंड में क्या है, रो है और डी है, तो अपाउंड में क्या आ गया, रो और डी हो गया। तो आगे आ जाते हैं, अब यहाँ से कांस्टेंट हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट नहीं बेटा, यहाँ से ये साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आता है, आर आता है, क्या आता है, आर। तो वी सी बराबर क्या आ जाएगा, आर ई ईटा, क्या आ जाएगा, आर ई ईटा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आर आएगा। ये आर जो है, ई जो है बेटा, ये सफिक्स में है, क्या है, सफिक्स में। इसे ही कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। क्या कहते हैं इसे, रेनॉल्ड संख्या। ये देखो जहाँ आर ई रेनॉल्ड संख्या है, तो रेनॉल्ड संख्या यहाँ से निकालें अगर हम, तो ये अपॉन में है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये देखो वी सी आ गया, और ये अपॉन में है रो डी, तो रो डी मल्टीप्लाई में चला गया। अब ईटा यहाँ मल्टीप्लाई में था तो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ओके, बस इतना ही हम लोगों को ये करना है। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये लीजिए आप लोग यहाँ तक। ओके, तो आगे हम लोग अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले चुके होंगे। ओके, आगे हम लोग अब चलते हैं। अब बेटा अगर रेनॉल्ड संख्या की परिभाषा पूछते हैं तो ये आप लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं, तो ये आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे अब हम लोग चलते हैं, इसके ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला बेटा हमारा टॉपिक है वेग प्रवणता। ओके, तो वेग प्रवणता ये आपके सामने है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना है आप लोगों को। ठीक, इसका जो डेरिवेशन है वो आगे हम लोग आप लोगों को इसका डेरिवेशन बता देते हैं। ओके, क्या होगा, देखिए वेग प्रवणता का पहले तो ये फिगर देख लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारे ये द्रवों की सतहें हैं, ये द्रवों की क्या है, सतह, बहुत सारी सतहें हैं। तो सबसे ज़्यादा वेग क्या होता है, सबसे ऊपर वाली सतह पे होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे नीचे वाली। ठीक, सबसे ऊपर जो है उसमें मान लिया कि अपन जो वेग है वो स्मॉल वी है, तो नीचे वाले में क्या होगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो मान लिया डेल्टा वी कम हो जाएगा, मतलब वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक, और ये डेल्टा एक्स नीचे चले आए हम लोग, ठीक, गहराई में, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये डेल्टा एक्स हम लोग क्या दूरी के सापेक्ष चला है, मतलब ये हमारी क्या होगी, गहराई यहाँ पे आएगी। ठीक, आगे आ जाते हैं, वेग प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन दूरी। क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन दूरी। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, वी माइनस डेल्टा वी। देखो पहले क्या था, वी था, तो यहाँ क्या हुआ, वी, और फिर क्या हो गया, वी माइनस डेल्टा वी। तो ये जो पहले वाला वी था उसमें से वी माइनस डेल्टा वी क्या कर देंगे, घटा देंगे हम लोग, तो वी माइनस क्या कर देंगे, वी माइनस डेल्टा वी कर दिया, तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो वी से वी खत्म, अपॉन में क्या डेल्टा एक्स, तो यहाँ से फार्मूला हमें मिल जाएगा वेग प्रवणता का, डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, और बाकी इसकी अब विमा की अगर हम मात्रा की बात करें तो देखो ऊपर क्या है, वेग है, तो वेग की क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक, और पाउंड में दूरी है, दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और मीटर अपॉन सेकेंड, और ये मीटर कहाँ नीचे ही रह जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/सेकेंड। ठीक, अगर 1/सेकेंड है तो इसकी विमा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/कैपिटल टी, और टी ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या है 1, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके,
तो ये भी हमारा हो गया है, तो इसका भी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ तो बेटा अगला टॉपिक हमारा है सीमांत वेग। ओके, तो इसका आप लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे हम लोग अब चलते हैं। अगला अपना नियम है, आगे का अपना टॉपिक है क्या, स्टोक्स का नियम। ओके, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक, इसका डेरिवेशन क्या है, ये देखिए, कह रहा है स्टोक्स का नियम। देखो क्या हुआ क्या है, यदि किसी द्रव का श्यानता गुणांक ईटा जिसमें आर त्रिज्या की एक गोली सीमांत वेग v से नीचे गिर रही है, तो श्यान बल 3 बातों पर निर्भर करता है। देखो जैसे कि ये क्या है, एक द्रव है, क्या है, ठीक, जिसका श्यानता गुणांक क्या है, ईटा है। ओके, इसका श्यानता गुणांक क्या है, ईटा है। ठीक, इसका श्यानता गुणांक ईटा है। ठीक, तो और इसमें एक आर त्रिज्या की, कितनी त्रिज्या की, आर त्रिज्या की एक गोली, ठीक, जिसमें एक आर त्रिज्या की एक गोली है। ठीक, और इसका सीमांत वेग जो है वो v है। ओके, सीमांत वेग क्या है, v है। ठीक, तो ये जो गोली है वो नीचे गिर रही है, क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। तो जो श्यान बल होगा वो 3 बातों पर निर्भर करेगा, कितनी बातों पर, 3 बातों पर। नंबर 1 कि F जो होगा, श्यान बल जो होगा वो ईटा के अनुक्रमानुपाती होगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो F होगा वो गोली की जो त्रिज्या R है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, इक्वेशन नंबर 2। और जो बल होगा वो वेग v के अनुक्रमानुपाती होगा, समीकरण नंबर 3। ओके, और जब इन समीकरणों को हम कंबाइन करेंगे देन वी विल गेट क्या कि ईटा आर वी, क्या आ जाएगा, ईटा आर वी प्रोपोर्शनल। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होगा 6 पाई। ओके, तो ये भी हो गया अपना क्वेश्चन, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा क्या, ये डेरिवेशन है कि द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल। जैसे कि ये कोई द्रव है, ये द्रव है, इस द्रव का जो घनत्व है वो सिग्मा है, कितना है, सिग्मा है। और इसमें कोई एक पिंड गिर रहा है जिसकी त्रिज्या, जो गोलीय पिंड है इसकी त्रिज्या r है, और इसका जो घनत्व है वो रो है, और v वेग से v वेग नहीं, आयतन, इसका आयतन क्या है, v है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, जब किसी पिंड किसी द्रव में गिरता है, क्या होता है, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर साधारणतः 2 बल कार्य करते हैं। नंबर 1 गोली का भार, और नंबर 2 जल का उत्प्लावक बल। ठीक, कहने का मतलब ये है बेटा, जब भी कोई पिंड गिरता है तो उसका भार, उस पर गिरने पर उस पर 2 बल जो होते हैं, 2 बल होते हैं वो कार्य करते हैं। पहला बल होता है बेटा ये, इसका जो ये गिरता है उसका भार, जो भी पिंड होगा, और दूसरी चीज़ कि जल का उत्प्लावक बल जो होगा। ठीक, तो देखो क्या होता है, माना सिग्मा घनत्व वाले द्रव में, ठीक, v आयतन तथा रो घनत्व वाली एक गोली डालते हैं, तब, ठीक, तब क्या होता है, गोली का भार क्या होता है, mg होता है। और बेटा एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब कि रो बराबर m/v। तो वहाँ से अगर हम m निकालें तो v रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v रो। ठीक, तो यहाँ से m बराबर v रो जैसे ही रखेंगे तो v रो g हो जाएगा। ठीक, तो जल का उत्प्लावक बल क्या होता है, सेम वही चीज़ हो जाएगा बेटा, इसमें भी v रो जी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्रव की बात हो रही, जल की बात हो रही, तो जल का जो घनत्व होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, गोली की बात हो रही थी, गोली का घनत्व था रो, तो यहाँ आया रो। लेकिन जब यहाँ बात हो रही द्रव की, तो द्रव का घनत्व क्या होता है, सिग्मा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा, तो v सिग्मा g आ जाएगा। ओके, अब चूंकि बॉल नीचे ही आएगी, द्रव में डालेंगे तो कहाँ आएगी, नीचे, तो इसका मतलब ये दोनों बल क्या होंगे कि एक तो बल जो उत्प्लावक बल लग रहा है, उत्प्लावक बल वो लग रहा है कहाँ, ऊपर की ओर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, और जो इसका भार का बल है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन परिणामी बल क्या है, नीचे की ओर ज़्यादा है, क्योंकि नीचे ही बॉल गिरेगी। ठीक,
तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, परिणामी लगने वाले क्या होगा, इस पर देखो, गोली पर नीचे की ओर लगने वाला प्रभावी बल या फिर परिणामी बल कह दें हम लोग। प्रभावी बल क्या हो जाएगा, V, ये दोनों बल जो आए हैं, गोली का भार, ठीक, और एक ये उत्प्लावक बल, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, V रो जी माइनस का V सिग्मा जी बराबर में क्या आ जाएगा, V और एक ब्रैकेट में जब कॉमन करेंगे, देखो यहाँ क्या है, V और V कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो V कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, V बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रो और सिग्मा, ठीक। तो रो और सिग्मा बचा, बाकी जी भी हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक। तो अब देखो, अगर हम बात करें गोली का जल में प्रेक्षित त्वरण, तो त्वरण क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी डैश। क्या होता है फार्मूला, प्रभावी बल अपॉन द्रव्यमान। तो प्रभावी बल हमारा कितना आया, ये आया, V ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो प्रभावी बल की जगह पर क्या रखेंगे, V ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और अपॉन में क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, V रो, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रो और माइनस सिग्मा अपॉन में क्या, रो इंटू जी आ जाएगा, ठीक। अब रो इन दोनों का एलसीएम है, दोनों के अपॉन में ले जाएंगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और सिग्मा के अपॉन में रो अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन रो। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया क्या, जी डैश बराबर 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और ब्रैकेट के बाहर इंटू में क्या है, जी, ठीक। ये भी अपना जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, पहले यहाँ से लीजिए, ठीक, ये इतना ले लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से आगे की ओर स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये, ठीक। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा हम लोग अपने अगले टॉपिक को कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है बर्नौली की प्रमेय। ओके, इसमें क्या होता है कि जब किसी असंपीड्य आश्यान, असंपीड्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके, ठीक, जब किसी असंपीड्य आश्यान द्रव का धारा रेखीय प्रवाह होता है, तो प्रवाह नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव एक नियतांक होता है, ठीक। तो ये फार्मूला हो जाएगा, मतलब दाब और ये गतिज ऊर्जा बेटा, और ये स्थितिज ऊर्जा, और इनका जो योग होगा, समेसन होगा, वो कांस्टेंट होगा। ओके, बाकी यहाँ पे देखते हैं, देखो होता क्या है कि एक छोटा सा एक क्या है, पाइप है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हमने किया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये वाला, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसका एरिया कुछ और है तो इसका एरिया कुछ और है। इसका एरिया मान लिया A1 है, इसका एरिया क्या है, A2 है। तो यहाँ पर हमने दाब P1 लगाया, क्या लगाया, P1, और ये सिरा X है मान लिया, और ये सिरा क्या है, Y। तो यहाँ पर दाब क्या मिलेगा हमें, P2 मिलेगा। ओके, इसकी हाइट मान लिया H1 है, इसकी हाइट मान लिया H2 है। यहाँ पर द्रव जो जाएगा उसका वेग है V1, यहाँ पर द्रव जो जाएगा उसका वेग है V2। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो समझना बेटा, उत्पत्ति हेडलाइन डालेंगे हम लोग, ठीक। हाँ, अगर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है तो आप लोग इतना कर सकते हैं, इतना, ठीक। बाकी अगर बड़े नंबर में है तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो उत्पत्ति हेडलाइन डालेंगे आप लोग, तो क्या होगा, देखो सिरे x पर दाब P1 तथा y पर दाब P2 है। 1 सेकेंड में दाब P2 है, 1 सेकेंड में सिरे x पर दाब P1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य। तो देखो बेटा क्या होता है, कार्य होता क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू दूरी हो जाएगा, ठीक। तो बल का एक फार्मूला, जैसे कि P बराबर क्या होता है, F/A होता है। तो यहाँ से अगर हम बल निकालें, बल F, तो क्या बनेगा, F बनेगा क्या, P इधर है और ये अपॉन में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब PA बनेगा। तो वही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर PA लिख दिया, क्या लिख दिया, PA। लेकिन अब ये पहले सिरे की बात कर रहा है तो यहाँ 1, यहाँ भी क्या होगा 1, मतलब पहले सिरे पर दाब क्या है P1 और पहले सिरे पर एरिया क्या है A1। तो ये देखो पहले सिरे पर दाब क्या है P1 और एरिया क्या है A1, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, P1 A1 इंटू में। अच्छा, दूरी की बात करें, दूरी को हमने यहाँ पर वेग लिखा है, तो ये दूरी वेग के बराबर क्यों होगी, तो समझना यहाँ पर बात किसकी हो रही, 1 सेकंड की, किसकी बेटा, 1 सेकंड की। तो देखो होता क्या है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, समय।
तो समय यहाँ पर कितना हम लोग ले रहे हैं, 1 सेकेंड। कितना ले रहे हैं, 1। अगर समय 1 सेकेंड ले रहे हैं बेटा तो दूरी डायरेक्ट देखिए आप 1 में लिखो चाहे ना लिखो, तो दूरी किसके बराबर हो रही, वेग के। इसीलिए हमने दूरी को क्या लिख दिया, वेग। अब चूंकि पहले सिरे की बात हो रही है तो इस यहाँ पर वेग क्या है, v1 है, इसलिए हमने वेग को क्या लिखा है, v1 लिखा है। ओके, तो ये हो जाएगा p1 a1 v1। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली सिरे y पर 1 सेकेंड में दाब, ये जो सिरा y है, अब जितना द्रव यहाँ से निकलेगा जाएगा वही तो द्रव यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो क्या होगा कि सिरे y पर 1 सेकेंड में दाब P2 पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगेगा, बल इंटू दूरी। अब बल फिर वही चीज़ लगाएंगे, क्या, F बराबर PA। अब चूंकि y सिरा है, y पर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, बल P2 A2, और दूरी भी क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिरा दूसरा है, यहाँ पर वेग क्या है, V2 है, इसलिए। ठीक, तो क्या बन गया हमारा, P2 A2 V2। ओके, तो परिणामी कार्य निकालते हैं। परिणामी कार्य क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पहले वाले में से क्या कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। ओके, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ओके, फिर से एक बात आप लोगों को बताएं, क्या यहाँ पे देखिए, ये देखिए A1 V1 और A2 V2 ये दोनों के बराबर होते हैं किसके, m अपॉन रो के। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, A1 V1 की अपॉन जगह पर क्या लिख दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, m अपॉन रो को, और A2 V2 की जगह पर किसको रिप्लेस कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया m अपॉन रो को। तो यहाँ पर m अपॉन रो क्या हो जाएगा, कॉमन। जैसे ही m अपॉन रो कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा P1 माइनस का P2। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग अब क्या होगा, देखो गतिज ऊर्जा में वृद्धि देख लेते हैं, क्या होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी हाफ mv2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस का हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, m कॉमन मिल रहा है, तो हाफ m कॉमन मिल रहा है, हाफ m कॉमन करेंगे तो बचेगा vt स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। ठीक, अच्छा स्थितिज ऊर्जा में कमी देख लेते हैं क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी, mgh1 माइनस का mgh2। ठीक, तो यहाँ से mg कॉमन करेंगे तो आ जाएगा h1 माइनस का H2। तो ऊर्जा में परिवर्तन देख लेते हैं। तो ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो जो हमारी गतिज ऊर्जा आई थी और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा आई, तो ठीक, तो गतिज ऊर्जा में हम लोग स्थितिज ऊर्जा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो वही हमने क्या किया, देखो गतिज ऊर्जा और माइनस क्या कर दिया, स्थितिज ऊर्जा। ये देखो गतिज ऊर्जा माइनस का स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो ऊर्जा परिवर्तन जितना, देखो ऊर्जा परिवर्तन जितना होगा उतना ही कार्य किया जाएगा। तो ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, किया गया कार्य। ठीक, तो ऊर्जा परिवर्तन हमारा क्या हुआ, ये देखो ऊर्जा परिवर्तन, ये देखो पहले तो यहाँ पर हमने परिणामी जो कार्य निकाला था बेटा, क्या था हमारा, ये देखिए P1 माइनस का P2 m अपॉन में रो आया था। ठीक, तो वही ऊर्जा परिवर्तन के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, P1 माइनस का P2 अपॉन और m अपॉन में रो रख दिया। अब आगे देखो किया गया कार्य यही होगा, जो हमने ये घटाया है यही यहाँ पे हम लाके रख देंगे। ओके, रख दिया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा हमने अभी बताया m किसके बराबर हो जाएगा, रो के, तो m को हमने क्या रख दिया, रो रख दिया। यहाँ भी m था तो क्या रख दिया, रो। ठीक, अब यहाँ पर इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके, माइनस का रो GH1 और माइनस माइनस प्लस का रो GH2 हो गया। अब देखो ये माइनस का इधर कहाँ आएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक, ये देखो आ गया। ठीक, और ये माइनस का है, ये भी कहाँ आएगा, प्लस का आएगा, इधर आ जाएगा, आ गया। तो इधर देखो सब के सब 1 1 1 और इधर क्या है 2 2 2। इसका मतलब क्या है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस का प्लस रो GH जो इनका योग होगा वो एक नियतांक होगा। ओके, यही हम लोगों को करना था। ठीक, तो पूरा डेरिवेशन हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम बता रहे हैं कहाँ से लेना है। पहले तो आप लोग यहाँ से लीजिए और फिगर भी अच्छे से बनाना है। ठीक, हो गया। उसके बाद इतना ले लीजिए, ये ठीक ले लिया, ये इतना बेटा इतना ले लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आइए, इसके आगे जस्ट आगे पेज ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे इसके आगे कर लीजिए इतना। ठीक, बस हो गया बेटा ये डेरिवेशन। ठीक, हाँ तो बेटा अब हमारा क्या है, अगला चैप्टर है द्रव
द्रव के तापीय गुण, ये चैप्टर का नाम क्या है, द्रव के तापीय गुण। ठीक, इसमें क्या होगा बेटा, पहली चीज़ तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, तो विशिष्ट ऊष्मा की आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, तो विशिष्ट ऊष्मा बेटा ये ले लीजिए। ठीक, इसका अच्छा डेरिवेशन होता है बेटा। होता क्या है कि इसमें हमने क्या किया, एक वस्तु लिया और वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा, जैसे कि हमने इस वस्तु को क्या दिया, ऊष्मा, ऊष्मा नहीं ताप दिया। ठीक, पहली चीज़ इसमें जो ऊष्मा होगी वो किन बातों पर निर्भर करेगी, तो देखो ऊष्मा जो डिपेंड करती है उसके मास पर। किस पर डिपेंड करती है, उसके मास, मतलब कि एम पर। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और कितना ताप दिया है वो भी डिपेंड करता है, तो इसलिए क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक बेटा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से हम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल टू एम। ये देखो एम और डेल्टा टी, क्या आ जाएगा, एम और डेल्टा टी, क्यों आ जाएगा, एम डेल्टा टी, तो वही आ गया क्यों प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या आता है, एस आता है बेटा। ठीक, तो क्यों बराबर क्या आ जाएगा, क्यों बराबर एस इंटू एम डेल्टा टी। फिर देखो जहाँ पर ये एस क्या है हमारा, जहाँ पर एस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं, अभी थोड़ा आगे बचा है। ओके, तो इसका इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ, तो उसके आगे हम लोग बेटा क्या करते हैं, अब देखो तो क्यों बराबर क्या आया था, एस इंटू एम डेल्टा टी क्या आया था, क्यों बराबर एस इंटू एम डेल्टा टी। तो यहाँ से एस निकालेंगे तो ये जो भी मल्टीप्लाई में है इधर, क्योंकि कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो जब क्योंकि अपॉन में जाएगा तो एस बराबर क्या आएगा, क्यों अपॉन एम इंटू डेल्टा टी से। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक, अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बना सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर m की वैल्यू हम रख दें 1 किलोग्राम, कितनी रख दें, 1 किलोग्राम, और इसमें जो ताप परिवर्तन होगा वो रख दें 1 सेंटीग्रेड। ठीक, तो हमारा जो s होगा वो क्या हो जाएगा, देखो m हमने 1 रख दिया, डेल्टा t भी 1 रख दिया, तो 1 कम 1 होगा, अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो s बराबर क्या आएगा, क्यों, तो s बराबर क्या आ गया, क्यों। ओके, तो यहाँ पर हम परिभाषा बना सकते हैं क्या, कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में, एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में 1 सेंटीग्रेड का वस्तु के ताप में 1 सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए वस्तु में आदान प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांक, ये देखो एक कैसे परिभाषा बनाना है, देखो एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु के, एकांक एक मतलब एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप में 1 सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर, ठीक, करने पर वस्तु से आदान प्रदान, ये देखो वस्तु से आदान प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को ही उस को प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना ये ले लिया, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें इंपॉर्टेंट बेटा, अब इसके इंपॉर्टेंट क्या होता है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछा जाता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक देख लीजिए क्या होता है, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, क्या होता है, जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन, ये MKS पद्धति का है। ठीक, एक होता है जूल को हम लोग अगर CGS में बदलें तो अर्ग हो जाता है, किलोग्राम हमारा ग्राम हो जाता है, और केल्विन सेंटीग्रेड हो जाता है। तो CGS पद्धति में हमारा मात्रक बन जाता है अर्ग अपॉन में ग्राम इंटू सेंटीग्रेड। ठीक, एक और इसका बेटा मात्रक है कैलोरी पर ग्राम इंटू सेंटीग्रेड। ठीक, अच्छा इसकी विमा अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो जूल, पहले क्या है जूल, तो जूल की विमा क्या होती है, ml/T-2 अपॉन में किलोग्राम, तो किलोग्राम की m, फिर केल्विन, केल्विन की थीटा, तो m से m खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब। ठीक, तो L2 क्या बचा, L2 और T-2 बचा। ठीक, और थीटा अपॉन में प्लस का है, ऊपर जाएगा तो क्या काहे का हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो इसकी ये विमा भी हो जाएगी, और ये विमा मात्रक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इतना जो है आप लोग नोट कीजिए, इतना ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक, कर लिया। अब आगे हम अगला बेटा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऊष्माधारिता। ओके, ये जस्ट वैसे ही लगभग कहीं ना कहीं है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, सेम वैसे ही बनेगा। C बराबर क्या बना, MS बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है बता देते हैं। देखो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखो C बराबर क्या था, MS, क्या था,
एम एस था। अच्छा एस बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आया था, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये देखो चूंकि हमने लिख दिया है एस बराबर क्या आया था, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ओके, तो वही हमने यहाँ पर क्या रखा कि एस की वैल्यू रख दी क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ठीक, क्या रख दिया हमने बेटा, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सी बराबर हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो फिर वही चीज़ यहाँ पर मात्रक लिख लेते हैं इसके, तो मात्रक क्या बनेगा, ऊपर है उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल अपॉन है, अपॉन में ताप है तो ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। फिर वही चीज़ अगर सीजीएस में लिखें तो अर्ग अपॉन सेंटीग्रेड हो जाएगा, और एक इसका फार्मूला मात्रक होता है कैलोरी अपॉन सेंटीग्रेड। ओके, तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया बेटा। जितने ये टॉपिक बता रहे हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक, इतने में आप लोगों का पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है अच्छा हो। अब बेटा जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीसन है, परिभाषाएं हैं, तो उनको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले कर लीजिए और उनको आप लोग डायरेक्ट याद करना, ठीक, याद कर लेना उनको, ठीक। तो पहले जैसे कि स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए, द्रवण या संघनन, ठीक, ले लिया। उसके आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिमायन का ले लिया। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊर्ध्वपातन का, ठीक, इनको आप लोग जो है पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। फिर उसके बाद पुनर्हिमायन का पढ़ लेना, ठीक ठीक। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा ये गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो डिपेंड किस पे करती है, उस पदार्थ के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक। तो क्यों प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अच्छा यहाँ से जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा कांस्टेंट, एल आएगा, क्या आएगा, एल। तो क्यू बराबर क्या आया, एम एल, ठीक। तो इस इतने का भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब फार्मूला आ गया, क्या आया था, क्यू बराबर क्या आया था, क्यू बराबर एम एल आया था बेटा, एम एल, ठीक। तो यहाँ से एल निकालेंगे तो क्या आएगा, एल बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन में ये चला जाएगा तो क्यू अपॉन एम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम एम की वैल्यू रख दें 1 किलोग्राम, जैसे ही 1 किलोग्राम रखेंगे तो अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसकी एक परिभाषा बन जाएगी, ठीक। इस परिभाषा क्या बनेगी बेटा, ये एल क्या है, एल हमारा ये गुप्त ऊष्मा है बेटा, क्या है, गुप्त ऊष्मा है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, ये देखो एकांक द्रव्यमान कैसा लिया, एकांक द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और नीचे इसके मात्रक विमा भी लिखी पड़ी है, कैसे देखो, ऊपर क्या है, ऊष्मा है तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा, अपॉन में एम है, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, तो हो जाएगा मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम एमकेएस में, और सीजीएस में अर्ग अपॉन ग्राम हो जाएगा सीजीएस में, और एक और इसका मात्रक लिख लीजिए कैलोरी पर ग्राम, ठीक। इतने ये मात्रक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इसके आगे हम लोग अब चलते हैं, ठीक, ले लिया। अच्छा अब इसकी बीमा देख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक। इसकी बीमा क्या बनेगी, सेम वैसे ही बनेगी, ऊपर जूल की लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, द्रव्यमान की, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा L2T-2। ओके, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके आगे हम लोग चलते हैं, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, ये कीजिए, ठीक, और इसको याद कर लेना, ठीक, कर लिया। आगे अब चलते हैं हम लोग, ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ओके। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा क्या, ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक। तो ऊष्मा स्थानांतरण में आप लोगों को पढ़ना है 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या कि ऊष्मा स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। नंबर 1 चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा, ओके। तो पहले आप लोगों को पढ़ना है चालन द्वारा, ये थियरी बेस्ड है बेटा, ये बस पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, चालन द्वारा पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद संवहन द्वारा ऊष्मा ये पढ़ लेना, ठीक। अच्छा इसमें देख लेते हैं, हाँ ठीक, ऊष्मा चालन द्वारा ऊष्मा, ठीक। अब ये संवहन द्वारा आप लोग जो है पढ़ लेना इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें केवल थियरी है तो आप लोग ये पढ़ लेना। अच्छा विकिरण द्वारा, ये विकिरण वाला भी आप लोग क्या करना, पढ़ लेना, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है बेटा हमारा ताप प्रवणता, ओके।
ताप प्रवणता सेम वैसे ही है जैसे हमने वेग प्रवणता किया था, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। यही होता है क्या कि यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल लें तो यहाँ पर मान लिया थीटा है ताप, यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, मान लिया डेल्टा थीटा घट गया तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ताप में ऊपर क्या होता है, ताप प्रवणता बराबर हो जाएगा तापांतर अपन दूरी। तो तापांतर कितना, थीटा माइनस ब्रैकेट में क्या है, ये दूसरा वाला थीटा माइनस डेल्टा थीटा, तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का थीटा, माइनस माइनस प्लस का डेल्टा थीटा, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ये ताप प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अगले हम लोग जो है आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। एक ये परिभाषा दी हुई बेटा, इसको भी कर लीजिए, ठीक। ताप प्रवणता की परिभाषा, इसको आप लोग बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेना इनको। और ये मात्रक इसके बने पड़े हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। मात्रक कैसे बनाए, सेम वैसे ही बेटा, ऊपर थीटा है, ताप का होता है केल्विन, अपॉन में दूरी मतलब मीटर, तो वही इन्होंने बनाया क्या, केल्विन पर मीटर, ठीक। ये एमकेएस में है, अगर सीजीएस में जाएंगे तो केल्विन का सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब कि डिग्री सेल्सियस, और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अगर विमा की बात करें तो ताप का थीटा ही होता है, अपॉन में दूरी है, दूरी का एल हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो L-1 इंटू थीटा हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हमारा है ऊष्मागतिकी चैप्टर में, क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। बाकी अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है तो आप लोग उससे याद कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी लिख के याद कर सकते हैं, ठीक। आगे इसके आगे ये इतना, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। कर लिया। अगला टॉपिक है बेटा हमारा पृष्ठ तनाव, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लेना। तो जैसे कि पृष्ठ तनाव की डेफिनीशन आप लोगों को सामने है, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे जो है याद कर लेना, ठीक। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला इसकी डेफिनीशन है, ठीक। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक। इसके नीचे आपके सामने ये मात्रक विमा है, तो ये भी आप लोग अब कर लेना, ठीक। इनको याद कर लेना, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक है बेटा हमारा क्या, केस का, तो ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसके आगे केस नली में द्रव का उन्नयन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, ठीक। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक। ये थोड़ा सा नीचे, ठीक, इतना हो जाएगा ये, ठीक। तो ये भी कर लीजिए। उसके बाद बेटा आप लोगों को करना है क्षेत्रीय एक और है इधर, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक। ये चैप्टर का नाम है बेटा द्रव के तापीय गुण, इसमें करना है आप लोगों को, ठीक। तो जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक, तो इसमें आप लोगों को ये पूरा इतना कर लेना है, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। इसको भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद एक टॉपिक आप लोग कर लेना क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में आप लोग क्या करना, इतना ये कर लेना। इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतने का ले लीजिए, ठीक। ले लिया, तब आगे चलते हम लोग यहाँ से ये इतना आप ले लीजिए, ठीक। अपना नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद आप लोग जो है चालकों का श्रेणी क्रम संयोजन, बेटा ये भी आप लोग कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। चालकों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट किया। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये इसका कैलकुलेशन है बेटा, ये कैलकुलेशन आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, फिर इसके बाद ये इधर इतना कर लीजिए, ठीक। ये भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आप लोग क्या करना, इसके आगे ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग इतना, ठीक। ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो ये हो, उसके बाद बेटा ये समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में देख लिया चालकों का संयोजन, अब समांतर क्रम में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। ये भी आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक। उसके आगे अब ये जो है इतना ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो ये कर लीजिए, फिर ये इतना कर लीजिए, ठीक। इसके आगे यहाँ पे आ जाएंगे अगले पेज पे, इसका आप लोगों को कर लेना है इतना, ठीक। ये कर लिया, फिर इसको कर लेना, ठीक।
तो ये आप लोगों को हम नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है इनसे याद कर लेना, ठीक। बाकी अभी हम इतना समझा नहीं रहे हैं इनको, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब ये टॉपिक कर लेना बेटा, न्यूटन का शीतलन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। ठीक हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। उसके आगे ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। इतना ये कर लेंगे, ये शीतलन नियम न्यूटन का हो जाएगा, ओके। इसके बाद बेटा ये जो किरचॉफ का नियम है ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक। ये तो थ्योरी बेस्ड है, आराम से याद कर लेना, ठीक हो गया। इसके बाद एक और नियम है स्टेफन बोल्ट्जमान का नियम, ये भी आप लोग इतना जो है कर लेना, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो लास्ट बेटा ये विकिरण संबंधी बीन का नियम कर लेना। तो आई होप आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग तब तक के लिए जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखना, ठीक। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।